हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो से जो है आप लोगों का 40 नंबर कन्फर्म होने वाला है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का जो है आप लोगों का 40 नंबर कन्फर्म होने वाला है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग जो है वर्णनात्मक प्रश्न 2 की तरफ बढ़ने वाले हैं, जो कि आप लोगों के 4 नंबर के और प्लस आप लोगों के 4 + 2 करके जो 6 नंबर वाले होते हैं क्वेश्चन, उनको देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो से आप लोग 40 नंबर कन्फर्म कर लेना। जो भी जितना भी मैं प्रश्न बताऊंगा इसमें आप लोगों के, ठीक है, उनको जो है आप लोग जरूर से रट लेना। किसी भी तरह आप लोग रट के बोर्ड एग्जाम में चले जाना और वहाँ से आप लोग 40 नंबर पूरा कन्फर्म कर लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग कौन से आप लोगों के वर्णनात्मक प्रश्न हुए और कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुए। देखिए जो आपके छाट छाट हर साल आने वाले हैं, उन्हीं को इसमें इस वीडियो में हम लोगों ने लिया है। ठीक है, तो अगर चैनल पे आप लोग न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना और अच्छा सा एक कमेंट कर देना बस। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक, देखिए सबसे पहले जो आप लोगों का वर्णनात्मक प्रश्न यहाँ आप देख लीजिए आप लोग क्या है कि 1 मिनट। देखिए पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है आता है, ये आप लोगों का है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए आप लोग। ठीक है, पहला ये आप लोगों का है। तो इसमें क्या आप लोगों का क्वेश्चन क्या है, देखिए आंसर क्या है आप लोगों का कि प्रथम विश्व युद्ध आप लोगों का 1914 से 1918 के पश्चात होने वाली महामंदी के कारण की समीक्षा करते समय कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित थे। ठीक है, तो देखिए आप लोगों का निम्नलिखित कारण थे कुछ। ठीक है, तो उनको आप लोग एक डिटेल में बताएंगे इस तरीके से आप लोग बना के, तो एग्जामिनर पे एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग भी बोर्ड एग्जाम में बताना अपना। ठीक है, देखिए पहला जो कारण था यहाँ पे थे कि युद्ध द्वारा उत्पन्न स्थितियाँ आप लोगों की। ठीक है, युद्ध के द्वारा क्या क्या स्थिति उत्पन्न हुई थी, इसके बारे में पहला कारण। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या वो उत्पन्न हुई थी यहाँ के। देखिए प्रथम युद्ध काल में सेना से संबंधित वस्तुओं की मांग में वृद्धि के कारण भारी औद्योगिकी प्रसार किए गए। ठीक है, सैनिक व युद्ध संबंधित माल की मांग में तीव्र कमी के कारण आर्थिक महामंदी का जन्म हुआ। ठीक है, आप लोगों का ये है। अब देखिए आगे क्या आप लोगों का कि कृषि में अधिक उत्पादन महामंदी के लिए उत्तरदायी घटकों में से एक कृषि संबंधित अति उत्पादन में भी था आप लोगों का। ठीक है, दूसरा पॉइंट तो आप लोग ये बना देना। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है यहाँ पे कि क्या क्वेश्चन हमारे पास की। देखिए आप लोग का क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे। देखिए आप लोग का क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। ठीक है, आप लोगों के ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक, तो देखिए किस प्रकार इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि उत्तर लिखेंगे कि सत्ता की साझेदारी वास्तव में लोकतंत्र की आत्मा है। ठीक है, और लोकतंत्र का मतलब होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी डेरे में रहें। वेद सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का है। और आप लोग लिखेंगे आगे आप लोग की यह कथन लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को व्यक्त करता है। लोकतंत्र में सत्ता जनता के पास होती है, जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सत्ता का प्रयोग करती है। इस प्रतिनिधियों को जनता द्वारा चुनाव के माध्यम से चुना जाता है। ठीक, ये आप लोग का। और आगे देखिए क्या है कि सत्ता की साझेदारी का अर्थ है कि सत्ता को सभी लोगों के बीच समान रूप से वितरित किया जाता है। ठीक है, यह सुनिश्चित करता है कि सभी लोगों की आवाज़ सुनी जाए और उनके हितों को संरक्षित किया जाए। ठीक है, ये आप लोगों का दूसरा पॉइंट है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो 3 नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं आगे वाला। देखिए आप लोगों का जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जितना भी करा रहा हूँ बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत छाट छाट क्वेश्चन मैं लाया हूँ आज की इस वीडियो में। देखिए क्या है कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। इस कथन से परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको किस प्रकार लिखेंगे हम लोग की। आप लोगों का क्या है कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, यह कथन सत्य है। देखिए आप लोग का यह कथन सत्य है आप लोगों का। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा का प्रयोग उत्पाद परिवहन और संचार और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। ठीक है, ऊर्जा की कमी से आर्थिक विकास संबंधित होता है आप लोगों का। ठीक, अब आगे देखिए आप लोगों का क्या है कि ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है ऊर्जा का सुकलतापूर्वक पूर्व उपयोग करना आप लोगों का। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण से ऊर्जा की खपत कमी होती है आप लोगों की और जिससे आर्थिक विकास के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा कम होती है आप लोग। ठीक,
ऊर्जा संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं आप लोगों का। ठीक है, देखिए पहला उपाय क्या है इसमें आप लोगों का, देखिए यही एक उपाय आप लोगों का कि ऊर्जा कुशल उपकरणों और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। ऊर्जा कुशल उपकरणों और प्रौद्योगिकियाँ का कम ऊर्जा का उपयोग करती है आप लोगों का। ठीक है, उदाहरण के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ऊर्जा कुशल बल्ब आप लोगों का, पंखा हो गया आप लोगों का, पंखे जो होते हैं, और एयर कंडीशनर आप लोगों का कम बिजली की खपत करते हैं आप लोगों का। ठीक, ये आप लोग लिख देंगे। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है आप लोगों का, कि ये देखिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं, विवेचना कीजिए। हम लोगों से किया गया है। ठीक, 4 नंबर का देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का है। देखिए इसको किस प्रकार लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, देखिए क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए निम्नलिखित प्रकार का प्रबंधन करती हैं। ठीक है, देखिए पहला क्या प्रकार आप लोगों का है कि सस्ती श्रम शक्ति आप लोगों की। ठीक है, श्रम शक्ति आप लोगों की, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अक्सर उन देशों में उत्पादन इकाइयां स्थापित करती हैं जहां श्रम शक्ति सस्ती होती है, सस्ती हो आप लोगों का। ठीक है, उदाहरण के लिए हम लोग क्या देख सकते हैं, कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने कपड़े और जूते के उत्पादन को चीन और भारत जैसे देशों में स्थानांतरित कर चुकी हैं। ठीक है, ये आप लोगों का। दूसरा देखिए आप लोगों का क्या है कि स्वचालन और रोबोटिक आप लोगों का। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अक्सर स्वचालन और रोबोटिक का उपयोग करके उत्पादन लागत को कम करती हैं। ठीक है, ये आप लोगों का। उसके बाद देखिए स्वचालित मशीनों और रोबोटों मानव श्रम की आवश्यकता को कम करते हैं, जिससे उत्पादन लागत कम होती है आप लोगों की। ठीक है, देखिए तीसरा है क्या आप लोगों का कि यहाँ पे सामग्री और ऊर्जा की बचत। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अक्सर सामग्री और ऊर्जा की बचत करके लागत को कम करती है। वे नवीन उत्पाद तकनीकों और प्रक्रियाओं का उपयोग करके सामग्री और ऊर्जा की खपत को कम करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का हो जाएगा इतना। ठीक, अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है आप लोगों का, जितना भी करा रहा हूँ ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो आप लोगों के। ठीक है, चलिए इनको देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है यहाँ पे क्या है कि आप लोगों का कि 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए आप लोगों का। ठीक है, देखिए 4 नंबर का ये भी आप लोगों का है। किस प्रकार इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि पहला देखिए आप लोगों का क्या है कि औपनिवेशिक भारत कृषि वस्तुओं का निर्यात और तैयार माल का आयातक बन चुका था आप लोगों का। ठीक है, महामंदी ने भारतीय व्यापार प्रभावित करे। 1928 से 34 के बीच देश का आयात निर्यात घटकर आधा कर दिया। ठीक है आप लोगों का। पहला देखिए दूसरा क्या है इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत कम होने से भारत में गेहूं के भाव भी 50% आप लोगों का कम हो गए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है कि कृषि उत्पादों की कीमत तेजी से गिरने के बावजूद किसानों और काश्तकारों को सरकार ने लगान वसूली में झूठ देने से इनकार कर दिया आप लोगों का। ये 2 बार आ गया है इसलिए मिस्टेक हो गया आप लोगों का। ठीक है, इनकार कर दिया आप लोगों का। ठीक, अब आगे देखिए आप लोगों का क्या है कि चौथा पॉइंट हो कच्चे पटसन की कीमतों में 60% गिरावट होने के कारण बंगाल के जूट या पटसन उत्पादों की हालत खराब थी आप लोगों की। ठीक है, आगे क्या आप लोगों का लास्ट पॉइंट है कि जिन काश्तकारों ने दिन फिरने की उम्मीद में या बेहतर आमदनी के लिए उपजो बढ़ाने के लिए कर्ज लिए, उन्हें सही मूल्य न मिलने के कारण वे कर्ज में डूबे जा रहे थे। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए, ये आप लोगों का हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है यहाँ पे, वो क्या आप लोगों का, ये भी आप लोगों का 4 ही नंबर वाला क्वेश्चन है। अभी बहुत ही आप लोगों के क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, सबको आप लोग देख लेना, ये लास्ट वीडियो आप लोगों का है। अब इसके बाद सामाजिक विज्ञान का मुश्किल है कि वीडियो आए आप लोगों का। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 नंबर का ये भी क्वेश्चन आप लोगों का कि क्या है क्वेश्चन यहाँ पे कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश के जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। तर्क को सहित उत्तर दीजिए आप लोगों का। ठीक है, देखिए क्या किस तरीके से लिखेंगे इसको कि परिवहन और संचार के साधन किसी भी देश के जीवन रेखा और अर्थव्यवस्था इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि वे देश की आर्थिक गतिविधियों को
सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, आप लोग का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बस ये हो गया। अब आगे देखिए आप लोग का क्या है कि परिवहन के साधन वस्तुओं और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करते हैं। ठीक है, जबकि संचार के साधन लोगों के बीच सुझावों के आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है कि परिवहन के साधनों के बिना वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण करना संभव नहीं होगा आप लोगों का। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या कर सकते हैं, यदि कोई किसान अपने उत्पाद को बाजार में नहीं बेच सकता तो वह लाभ नहीं कमा सकता। ठीक है, किसी तरह यदि कोई कंपनी अपने उत्पादों को ग्राहकों तक नहीं पहुंचा सकती तो वह सफल नहीं हो सकती। ठीक है, ये आप लोगों का हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे क्या आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे देखिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि आप लोगों का जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। आप लोगों का ये भी देखिए 4 नंबर का आप लोगों का है। ठीक है, देखिए किस प्रकार इसको लिखेंगे कि जाति में राजनीति और राजनीति में जाति की भूमिका भारत के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, आप लोगों का निभाती है हो गया। देखिए जाति में राजनीति का अर्थ है कि जातियाँ राजनीति में कैसे शामिल होती हैं। भारत में जातियों को अक्सर राजनीतिक दलों और आंदोलनों के लिए आधार के रूप में उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए भारतीय जनता पार्टी देखिए भाजपा आप लोगों की, ठीक है, को अक्सर एक हिंदू जातिवादी पार्टी के रूप में देखा जाता है आप लोगों का। ठीक है, जो उच्च जातियों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी आप लोगों की बसपा जो है आप लोगों की बसपा को अक्सर एक दलित आधारित पार्टी के रूप में देखा जाता है आप लोगों का। ठीक है, जो दलित और अन्य पिछड़े वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है आप लोगों का। ठीक है, अब देखिए आगे क्या आप लोगों का कि एक मिनट, हाँ देखिए राजनीति में जाति का अर्थ है कि जाति राजनीति को कैसे प्रभावित करती है। भारत में जाति अक्सर राजनीति निर्णय लेने और सरकारी नीतियों को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए जाति अक्सर सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण के लिए एक आधार रूप में उपयोग की जाती है। ठीक, ये हो जाएगा इतना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है आप लोगों का। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की संक्षेप में विवेचना कीजिए आप लोगों का। ठीक है, अच्छे बाजारों की संक्षेप में विवेचना करना है। 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, उसके बाद मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, पूरा चलिए देखिए अब आगे क्या आप लोगों का कि एक अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। ठीक है, ये आप लोग लिख सकते हैं निम्नलिखित होते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, पहला क्या आप लोगों का प्रतिस्पर्धा आप लोगों का। ठीक है, एक अच्छे बाजार में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा उत्पादों और सेवाओं की कीमतों और गुणवत्ता को कम करने में मदद करती है आप लोगों का। ठीक है, और यह उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प प्रदान करती है आप लोगों का। ठीक, इतना हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या आप लोगों का कि दूसरा पॉइंट हो कि सूचना का प्रभाव आप लोगों का। ठीक है, क्या है आप लोगों का कि एक अच्छे बाजार में जानकारी का मुक्त प्रवाह होना चाहिए। उपभोक्ताओं और उत्पादों के पास उत्पादों और सेवाओं के बारे में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए ताकि वे सूचित निर्णय ले सकें। ठीक है, अब देखिए आगे क्या आप लोगों का कि सरकार का हस्तक्षेप आप लोगों का। ठीक है, सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए। सरकार को बाजार को अवरोध करने प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचाने से बचाना चाहिए। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है आप लोगों का कि ये देखिए आप लोगों का ये यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये उसके अंतर्गत ही है आप लोगों का। ठीक है, लास्ट पॉइंट है कि लगात नियंत्रण आप लोगों का। ठीक है, क्या आप लोगों का बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद और वितरण लगात को नियंत्रण करने के लिए सख्त लगात नियंत्रण उपायों का उपयोग करती है। ठीक है, वे अपने आपूर्तिकर्ताओं से कम कीमतों पर सामग्री और सेवाएं खरीदने के लिए प्रतिस्पर्धा करती है आप लोगों का। ठीक है, और वे अपने परिवहन और भंडारण लागत को कम करने के लिए शुल्कता में सुधार करती है। ठीक है, इतना हो जाएगा। देखिए ये भी आप लोगों का एक ही पॉइंट और है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपनाए गए प्रबंधन उपायों से उन
अपने उत्पादों की कीमतों को कम करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने में मदद करती है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्या देखते हैं आप लोगों का। अब ये तो आप लोगों के थे कौन से, ये थे आप लोगों के जो कि 4 नंबर वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, ये आप लोगों का देखिए जितने भी क्वेश्चन थे आप लोगों के ये 4 नंबर वाले थे। ठीक है, इन 4 नंबर वाले क्वेश्चन को आप लोग रट लेना किसी तरह। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, आप लोग के 2 प्लस करके जो इस तरीके से होते हैं आप लोग के 6 नंबर वाले क्वेश्चन जो कि होते हैं इसको मानते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ये आपके कितने आते हैं, मुझे लग रहा है 3 क्वेश्चन आपके 6 नंबर वाले या 4 से क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कुछ, या इसी प्रकार के आप लोग के होते हैं। शायद 6 क्वेश्चन होते हैं या तो 4 क्वेश्चन होते हैं 6 नंबर वाले आपके। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो अब हम लोग 6 नंबर वाले क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं यहाँ से वीडियो को। देखिए जो पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे आता है आप लोगों का, जो कि आप लोगों का कितने नंबर का है, 4 नंबर वाला, 6 नंबर वाला है, सॉरी 4 बोल रहा हूँ मैं। देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 1 मिनट। देखिए आप लोगों का क्वेश्चन जो है यहाँ पे पहला जो है वर्णनात्मक 2 आप लोगों का इस तरीके से आता है। देखिए इसका उत्तर कितने में लिखना रहता है आप लोगों को, 150 शब्दों में लिखना रहता है उसका उत्तर। ठीक है, तो क्या है आप लोगों का पहला, देखिए क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन का क्या कारण थे, इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया था, क्यों बंद कर दिया था। ठीक है, देखिए 2 प्लस 4 प्लस 6 करके है ना आप लोगों का। देखिए किस प्रकार लिखेंगे इसका आंसर हम लोग, कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस आंदोलन में मुख्य कारण निम्नलिखित थे आप लोगों का। ठीक है, देखिए पहला कारण क्या था आप लोगों का, कि निम्नलिखित बोल रहा हूँ कि खिलाफत आंदोलन आप लोगों का। ठीक है, पहला खिलाफत आंदोलन देखिए क्या है आप लोगों का, कि 1919 में तुर्की की प्रजा के बाद तुर्की के खिलाफ आप लोगों को पदच्युत कर दिया गया था। इससे मुसलमान समुदाय में रोष फैल गया था आप लोगों का। ठीक है, महात्मा गांधी ने मुसलमान समुदाय से इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, अब देखिए क्या आप लोगों का पंजाब में अत्याचार आप लोगों का। ठीक है, पंजाब में क्या अत्याचार, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड बोल रहा हूँ, सॉरी, नरसंहार और अन्य घटनाओं के कारण पंजाब में अंग्रेज़ों के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया था। महात्मा गांधी ने पंजाब में अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन को समर्थन देने के लिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, अब देखिए लास्ट आप लोगों का क्या है, कि स्वराज की प्रापिक, तो आप लोगों का एक जो भी आप लोगों का सही नहीं दिख रहा है। ठीक है, देखिए आप लोगों का क्या है, कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को भारत को ब्रिटिश शासन के मुक्त कराने के लिए एक साधन के रूप में देखा आप लोगों का। ठीक है, उन्होंने लोगों को अंग्रेज़ों के साथ सभी असहयोग को समाप्त करने के लिए स्वराज की प्राप्ति के लिए एकजुट होने का आप लोगों का क्या होने का ऐलान किया, जो भी रहेगा आप लोगों का ऐलान किया मुझे लग रहा है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है आप लोगों का 6 नंबर यहाँ पे। देखिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये, कि लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है आप लोगों का। ठीक है, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए आप लोगों का। ठीक है, पहला देखिए क्या है इसमें आप लोगों की, लोकतंत्र सुधार का अर्थ है लोकतंत्र व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किए जाने वाले उपाय। इस सुधारों का उद्देश्य लोकतंत्र को अधिक समावेशी, न्यायसंगत और प्रभावी बनाना है। लोकतंत्र सुधार के लिए उठाए जा सकने वाले कुछ कदम निम्नलिखित हैं। नंबर 1 आप लोगों का है, देखिए क्या आप लोगों का, कि चुनाव सुधार। लोकतंत्र सुधारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा चुनाव सुधार है। इन सुधारों का उद्देश्य चुनाव को अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है। चुनाव सुधार में मतदान के अधिकार का विस्तार, मतदान की प्रक्रिया में सुधार और चुनाव पर्यवेक्षण प्रणाली में को मजबूत करना शामिल हो सकता है आप लोगों का। ठीक, अब देखिए दूसरा क्या है आप लोगों की, जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही बढ़ाना आप लोगों का। ठीक है, लोकतंत्र सुधार के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा जनप्रतिनिधियों जवाबदेही बढ़ाना है। इन सुधारों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनप्रतिनिधि लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करें और उन्हें प्रति जवाब दें हो। जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही बढ़ाने के लिए उन्हें नियमित रूप से मतदाताओं के समक्ष
जवाबदेही ठहराने की आवश्यकता हो सकती है आप लोगों का, ठीक है। ये 2 पॉइंट थे और उनसे पूछा है 4 पॉइंट, तो 2 पॉइंट और हम लोग देखेंगे। चलिए आप देखते हैं हम लोग 2 पॉइंट हो। देखिए आप लोग दूसरा पॉइंट क्या है कि लोकतंत्र में नागरिक की भागीदारी बढ़ाना आप लोगों का, ठीक है। और देखिए तीसरा पॉइंट, इसको देख ले, पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। क्या पढ़ूंगा मैं, ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है वीडियो इसी वजह से। चलिए आप देखिए दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास की, तीसरा पॉइंट, सॉरी ये चौथा पॉइंट आप लोगों का, कि लोकतंत्र के दायरे का विस्तार करना आप लोगों का, ठीक है। इसको भी देख लेना आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, इस पूरे को पढ़ लेना, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है यहाँ पे। 1 मिनट आप लोगों का, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आप लोगों का कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ हुआ है, वैश्वीकरण की कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। देखिए इसको किस प्रकार लिखेंगे आप लोग कि वैश्वीकरण का अर्थ है दुनिया भर के देशों और लोगों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों का विस्तार। वैश्वीकरण के कारण देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रवास में वृद्धि हुई है। इससे सूचना और प्रौद्योगिकी के प्रसार को भी बढ़ावा दिया है। वैश्वीकरण की कृषि पर कई प्रभाव पड़ा है। इनमें से कुछ प्रभाव सकारात्मक जबकि अन्य नकारात्मक हैं, ठीक है। देखिए सकारात्मक प्रभाव क्या है आप लोगों का कि व्यापार और निवेश में वृद्धि। वैश्वीकरण ने कृषि उत्पादों के व्यापार और निवेश में वृद्धि की है। इसके किसानों को नए बाजार तक पहुंचने और अपने उत्पादों के लिए बेहतरीन आप लोगों का कीमतों प्राप्त करने की मदद मिली है आप लोगों का, ठीक है। अब देखिए दूसरा है आप लोगों का कि तकनीकी में प्रगति आप लोगों का, ठीक है। वैश्वीकरण में कृषि तकनीकी में प्रगति को बढ़ावा दिया है। इससे किसानों की उत्पादकता में वृद्धि हुई है और इन्हें अधिक कुशल तरीके से उत्पादन में करने में मदद मिली है आप लोगों का, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या आप लोगों का कि खाद्य सुरक्षा में सुधार आप लोगों का, ठीक है। देखिए वैश्वीकरण ने खाद्य सुरक्षा में सुधार किए हैं। इससे लोगों को दुनिया भर में अधिक विविध खाद्य पदार्थों तक पहुंचने में मदद मिलती है, ठीक है। ये आप लोगों के क्या थे, ये आप लोगों के सकारात्मक प्रभाव थे, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग नकारात्मक प्रभाव इसके, ठीक है। देखिए नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ते हैं इसमें हम लोग के, ये देखिए आप लोगों का नकारात्मक प्रभाव, ठीक है। चलिए देखिए आप लोगों का नकारात्मक प्रभाव की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में वृद्धि आप लोगों का, ठीक है। वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में वृद्धि की है। इससे कुछ किसानों को नुकसान हुआ है जो कम लागत पर उत्पादन करने में सक्षम नहीं है, ये रहेगा आप लोगों का, लेकिन गलत लिखा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों का तीसरा, यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट है कि पर्यावरणीय प्रभाव आप लोगों का, ठीक है। क्या है कि वैश्वीकरण में कृषि के पर्यावरणीय प्रभावों को बढ़ावा दिया है। इससे अधिक सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग में वृद्धि हुई है। अब देखिए तीसरा क्या है कि आप लोगों का ग्रामीण विकास पर असर आप लोगों का, ठीक है। वैश्वीकरण में ग्रामीण विकास पर असर डाला है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन बढ़ा है आप लोगों का, ठीक है। ये आप लोगों का एक है कि कुल मिलकर वैश्वीकरण ने कृषि पर मिश्रित प्रभाव डाला है। सकारात्मक प्रभाव में व्यापार और निवेश में वृद्धि, तकनीक में प्रगति और खाद्य में सुरक्षा में सुधार शामिल है। नकारात्मक प्रभावों में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, पर्यावरण प्रभाव और ग्रामीण विकास पर असर शामिल है आप लोगों का, ठीक। ये आप लोगों का हो गया नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव जो भी थे हम लोग देख चुके हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का है कि यहाँ पे देखिए आप लोगों का क्या है कि असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक सामाजिक भेदभाव में भी शिकार हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारण सहित लिखिए आप लोगों का, ठीक है। देखिए 2+6 करके इस तरीके से आप लोगों का 2+4 करके, सॉरी यहाँ देखिए क्या है कि मैं इस कथन से सहमत हूँ क्योंकि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक अक्सर सामाजिक भेदभाव के शिकार होते हैं। इसके बीच कई कारण होते हैं आप लोगों के, ठीक है। पहला कारण देखिए आप लोगों का क्या है कि श्रमिकों के असमान वेतन और उपभोक्ताओं सामान्यता आप लोगों का, ठीक है। क्या है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और अक्सर उच्च श्रमिकों के मुकाबले में कम वेतन और अधिक कठिनाइयों के सामना करना पड़ता है। इससे परिणाम स्वरूप उन्हें असमानता का एहसास होता है, ठीक है। और क्या है कि और वे समाज में निम्नतम
वर्गम में शामिल होते हैं, ठीक है। किस किस वर्गों में आप लोगों के? न्यूनतम वर्गों में, ठीक है। और देखिए आप लोगों का क्या है कि अधिक भारी काम और असुरक्षित श्रमिकता आप लोगों का, ठीक है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक अक्सर भारी शारीरिक काम और सुरक्षित श्रमिका करते हैं, जिससे उन्हें स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरा होता है आप लोगों का, ठीक है। चलिए आप देखिए आप लोगों का 2 पॉइंट हुए, तो और 2-3 पॉइंट और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। देखिए आप लोगों का सामाजिक असमानता ये देख लेना आप लोग, ठीक है। एक पॉइंट आप लोगों का ये है कि अधिकारों का अभाव आप लोगों का, ठीक है। ये 2 पॉइंट आप लोग देख लेना, इसकी सॉल्व ले लें, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आगे का क्वेश्चन हमारे पास आप लोगों का ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए आप लोग का क्या है क्वेश्चन कि मानव विकास सूचकांक का क्या है? मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए आप लोग का, ठीक है। देखिए क्या आप लोग का कि मानव विकास सूचकांक को एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो मानव विकास का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। यह एक देश या क्षेत्र के आम जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को मूल्यांकित करने में मदद करता है, ठीक है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और आय का अध्ययन किया जाता है, ठीक। अब देखिए आगे क्या आप लोगों का कि मानव विकास सूचकांकों में मूलभूत अवयव है। यहाँ देखिए पहला क्या आप लोगों का कि औसत जीवन काल या अव्यापक व्यवस्था और मानव संचय में दृष्टि से जीवन काल में अनुमानित अवधि में मापता है। यह एक देश की कम जीवन काल की गुणवत्ता और दीर्घायु जीवन काल की सुविधा को मापने में मदद करता है, ठीक है। ये आप लोगों का एक पॉइंट होगा। इसी प्रकार से और भी पॉइंट हुआ है, चलिए उनको देखते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए दूसरा पॉइंट जो है आप लोगों का ये है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शिक्षा स्तर वाला और आप लोगों का आय वाला, इनकम वाला, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट लेके देख लेना आप लोग, ठीक। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। देखिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कि आप लोगों का क्या है कि भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए उन अनाजों की पैदावार रहेगा, ठीक है। ये आ रहा है आप लोगों का, ठीक है। पैदावार के लिए उपयुक्त तो भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करिए आप लोग, ठीक है। ये आप लोगों का, ठीक है। देखिए क्या आप लोग का कि भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों के पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन निम्नलिखित है आप लोग का, ठीक है। पहला देखिए आप लोग का क्या है, सोयाबीन। सोयाबीन की खेती के लिए आपदान प्रबंधन और उच्च तापमान की आवश्यकता होती है और इसकी खेती भारत के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में मिलती है। चावल आप लोगों का दूसरा पॉइंट, चावल की पैदावार के लिए जलवायु और भूमि की विशेष आवश्यकता होती है। भारत के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भागों जैसे कि बंगाल, असम और तमिलनाडु में चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों की मिलती है आप लोगों की, ठीक है। देखिए तीसरा पॉइंट क्या है कि गेहूं आप लोगों का, गेहूं की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां उच्च और शुष्क भूमि जैसे कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में मिलती है, ठीक। अब देखिए आप लोगों का आगे का पॉइंट क्या है, 2-3 पॉइंट और है आप लोगों का, ठीक है। उनको देखते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए आप लोगों का ये पॉइंट है, गेहूँ है आप लोगों का, गेहूँ आप लोगों का जो है, और मक्का है आप लोगों का, और धान है आप लोगों का, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हाँ स्क्रीनशॉट लेके आप लोग पढ़ लेना इसको, ठीक है। चलिए इसको मैं साइड कर देता हूँ, ठीक है। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना आप लोग, ठीक है। बड़ी मेहनत से बना रहा हूँ मैं वीडियो, बहुत ही ज़्यादा छाट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। चलिए देखिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि सत्याग्रह का क्या अर्थ है? सत्याग्रह पर महात्मा गांधी ने क्या विचार किए थे आप लोगों का, ठीक है। ये देखिए आप लोगों का 6 नंबर का ये भी आप लोगों का, ठीक है। देखिए सत्याग्रह एक आधुनिक राजनीति देश दर्शन है जिसकी प्रतिपादन महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्षों में किया आप लोगों का, ठीक है। इसको पूरा पढ़ लेना आप लोग, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। ये लास्ट तक देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, इसको पढ़ लेना, ठीक, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लॉन्ग ही हो रहा है। चलिए इसके अंतर्गत आप लोगों का और एक है, ठीक है, सत्याग्रह का जो था उसमें उसमें आप लोगों का एक पेज और है, ठीक है। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें कि असहयोग आंदोलन शुरू में काफ़ी सफल रहा आप लोगों का, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए इसको भी मैं साइड करता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है यहाँ पे, जो कि आप लोगों का ये है लास्ट क्वेश्चन, ठीक। देखिए आप लोगों का क्वेश्चन क्या है कि
वेद संसाधन का क्या अर्थ हुआ है? लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं वेद सरकार का गठन करता है आप लोगों का। ठीक है, देखिए इसको किस प्रकार लिखेंगे कि वेद संसाधन का अर्थ हुआ है वह संसाधन जिसे जनता द्वारा स्वीकार किया जाता है। ठीक है, जिसका पालन किया जाता है। वेद सरकार लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है और उनके प्रति जवाबदेही का होती है आप लोगों की। ठीक है, लोकतंत्र उत्तरदायी, जिम्मेदार और वेद सरकार के गठन करने के लिए निम्नलिखित तरीकों का उपयोग करता है। ठीक है, देखिए पहला जो आप लोगों का चुनाव में आप लोगों की लोकतंत्र में सरकार को जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है, इससे यह सुनिश्चित होता है कि सरकार लोगों के हितों के प्रतिनिधित्व करती है आप लोगों का। ठीक, दूसरा आप लोगों का है कि संवैधानिक शासन आप लोगों का। ठीक है, लोकतंत्र में सरकार को एक संविधान द्वारा शासित किया जाता है आप लोगों का। संविधान सरकार की शक्तियों को सीमित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सरकार लोगों के हितों के लिए काम करे। न्यायिक स्वतंत्रता, लोकतंत्रों में न्यायपालिका सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाती है आप लोगों का। न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि सरकार कानून के अनुसार काम करे। ठीक, ये हो जाएगा इतना आप लोग। ठीक, अब चलिए हम लोग देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट, यहाँ पे चौथा पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है। ठीक है, इसको देख लीजिए आप लोग का क्या है कि नागरिक स्वतंत्रता आप लोगों का। ठीक है, लोकतंत्र में नागरिकों को स्वतंत्र और अधिकारों का एक व्यापक सेट प्राप्त होता है। इन स्वतंत्रताओं और अधिकारों का उपयोग नागरिक सरकार का जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, उसी प्रकार से आप लोग लोकतंत्र में सरकार जनता पार्टी जवाबदेही होती है। सरकार को जनता के हितों के प्रतिनिधित्व करना चाहिए और उनके लिए काम करना चाहिए। लोकतंत्र में सरकार को जनता के द्वारा चुनी जाती है और संविधान द्वारा शासित होती है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार लोगों के हितों के लिए काम करे और उससे जवाबदेही हो आप लोगों का। ठीक है, अब देखिए आगे है कि लोकतंत्रों में नागरिकों को सरकार को चुनने, सरकार को आलोचना करने और सरकार को बदलने के अधिकार होता है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार लोगों के प्रति जवाबदेही हो और उनके हितों को पूरा करे। ठीक है, ये आप लोगों का हो जाएगा इतना। देखिए इस वीडियो में मैंने जो है आप लोगों का 40 नंबर का पूरा क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, 4 नंबर वाले मैंने पूरे समाप्त तो कर दिया आप लोगों के, जो कि आप लोगों के बन सकते हैं, जितना भी आप लोगों को बन सकता है पूरा। इससे आप लोगों का जो है इससे बाहर आप लोगों का नहीं आने वाला। और आगे जो आप लोगों के 2 + 6 4 करके जो होते हैं आप लोगों के, इनको भी मैंने इसी वीडियो में समाप्त कर लिया। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, 40 नंबर यहाँ से पूरा रट के चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग बोर्ड में जाके छाप देना और क्या, बस खत्म, यही करना है आप लोगों को। तो वीडियो को लाइक कर देना जरूर से, लाइक मत करना तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। ठीक है, क्योंकि बड़ी मेहनत लगी है मुझे ये वीडियो बनाने में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।